हेलो एवरीवन। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है? द हिंदू में आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है देखते हैं। हर बार की तरह आज भी कुछ चीज़ें तो रिपीट ही हुई है और कुछ चीज़ें नई हैं, तो हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे। कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे, कुछ चीज़ें जो नई है उनको काफ़ी ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपको फ्रंट पेज दिख रहा होगा उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के जो टेन्योर की बात करी गई है कि ये लगातार इशू रहता है। नॉट ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, जितने भी जो ऑफिशियल जो बड़े बड़े पद हैं, चाहे वो जुडिशरीज में जजेस की बात हो या और भी कोई पद जिसमें स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेन्योर की बात हो, इस तरीके से कई सारे जो हमारे जो बड़े बड़े जो पद होते हैं वहाँ पर ये लगातार इशू रहता है कि जो जो लोगों को काम करने के लिए मौका मिलता है उनका जो टेन्योर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, क्योंकि मोस्टली इनके या तो रिटायरमेंट की एज पहले आ जाती है या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल चेंजेज आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो जाना, ऐसे कुछ चेंजेज आ जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। वो कहीं कहीं तो ऐसे होते हैं जो जो कोई जनरल इलेक्शन भी नहीं करा पाते हैं, कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि इनके जो टेन्योर है उसको किस तरीके से पूरा एक फिक्स करा जाए, एक मिनिमम टेन्योर तो मिले 1 साल या 2 साल का। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को 6 ईयर का टेन्योर दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 3 to 4 है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए जो है वो 6 ईयर टेन्योर फिक्स करा हुआ है, या फिर इनकी रिटायरमेंट एज 65, लेकिन ये 65 ईयर्स से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। यदि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है तो वो अपने पद पे 6 साल तक बना रह सकता है, वो उस पोजीशन को 6 ईयर तक होल्ड कर सकता है, बट वो 65 ईयर की एज क्रॉस नहीं करे। अब लेकिन टेन्योर मिलता है किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। ऐसे में जो स्पेशली जो बिग बड़े चेंजेस हैं वो कर पाना एक इलेक्शन कमिश्नर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे चेंजेस के लिए ये जरूरी है कि जो हमारे जो ऑफिशियल जो पद है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको एक प्रॉपर फिक्स मिनिमम टेन्योर तो मिले। कॉन्स्टिट्यूशन में 6 ईयर और 65 ईयर की एज लिमिट रखी हुई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, मैं लगातार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दो वर्ड लगातार यूज कर रहा हूं। दरअसल आप इलेक्शन कमीशन को पूरा समझिए। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको यदि डिस्कस करें तो इलेक्शन कमिश्नर के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक इलेक्शन कमीशन में एक तो होता है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। जब तक हमारे यहाँ वोटिंग एज जो थी 21 थी, तब तक हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। यानी 1950 से जब से इलेक्शन कमीशन बना उससे लेकर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर बॉडी था। सिंगल मेंबर बॉडी था जिसमें एक केवल इलेक्शन कमिश्नर होते थे, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाते थे। लेकिन 1989 के बाद से ही कई कई सारे जो काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के बढ़ गए। फॉर एग्जांपल वोटिंग एज थी वो 21 से है कम करके 18 कर दी गई। इसी के बाद कई सारे नए नए स्टेट्स बने। इसी इसी 1950 के बाद कई सारे नए स्टेट्स बने, उन नए स्टेट्स में अपने इलेक्शंस कराने हैं। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो काम का जो रेंज था वो लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के जो स्ट्रक्चर था उसे भी चेंज करने की जरूरत थी। इसीलिए दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स का एक पद को इसमें ऐड करा गया, और 1989 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी हो गई, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके पैरेलल 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है। और ये इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन हमारे इंडिया में 6 तरीके के इलेक्शंस कराने के लिए जानी जाती है। इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो 6 तरीके के इलेक्शन कराना है। नो डाउट, एक तो हो गए आपके लोकसभा के, एक हो गए आपके राज्यसभा के, इसी तरीके से स्टेट में एक हो गया आपका स्टेट असेंबली और एक हो गया आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद के। ये 4 तो आपके जनरल इलेक्शन है। इसके अलावा आपके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो आपके इलेक्शन कमीशन ही कराता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इसके अलावा और जितने भी जो ऑफिशियल जो पद हैं वो उन पर इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता। जैसे लोकसभा स्पीकर हो गया, ऐसे जो दूसरे जो बड़े बड़े जो पद हैं
उन पर कोई इलेक्शन में, उन पे जो भी इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 तरीके के इलेक्शन कमीशन कराता है। 3 मेंबर बॉडी है। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, 1989 के बाद से ये 3 मेंबर बॉडी हो गई। इसमें जो नॉट ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर बट कि ये जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन तीनों के जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 ईयर्स होती है, जबकि इनका फिक्स टेन्योर होता है 6 ईयर का, लेकिन ये 65 ईयर की इन पर एज लिमिट है। इस तरीके से हमने पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा, और ये सारी बातें मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें आर्टिकल 3 to 4 में लिखी हुई है। अब देखो, लगातार आप यदि पिछले कुछ टाइम से न्यूज़पेपर को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो एक जो न्यूज़ है वो लगातार न्यूज़ में रहती है, असम का बॉर्डर इशू। आज असम मेघालय बॉर्डर इशू आया है। इसके कुछ दिन पहले आपके असम अरुणाचल प्रदेश, उसके कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा डिस्कस आया था, वो था आपका असम मिजोरम बॉर्डर इशू। तो दरअसल असम की जो बॉर्डर है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं। आप यदि इसलिए असम, स्पेशली असम स्टेट में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, असम मेघालय, असम मिजोरम, असम अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से। तो हमारे लिए असम स्टेट की बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि मैं आपसे पूछूं असम स्टेट को कौन कौन से स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, या फिर कौन कौन से कंट्रीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, तो हम इसको पूरा लिस्ट आउट करते हैं। असम की बात करें तो असम को एक तो है आपके जितने भी अदर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो सारे इसको टच करते हैं एक्सेप्ट सिक्किम। यानी आपके एक तो हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड भी है, आपका मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, और आपका मेघालय भी है। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा आपके वेस्ट बंगाल भी है जो इसे टच करता है। जलपाईगुड़ी के बाद वाला इलाका जो है उस वहाँ पर असम और वेस्ट बंगाल अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ये तो हो गए आपके इंटर स्टेट बाउंड्री, जबकि इसे भूटान और बांग्लादेश भी असम के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो भूटान और बांग्लादेश, इस तरीके से आपके टोटल 7 तो हमारे इसमें इंटर स्टेट बाउंड्री है, और 2 कंट्रीज के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसलिए असम की बाउंड्री इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लगातार न्यूज में है। इस तरीके से हमने असम का बाउंड्री स्ट्रक्चर देखा कि इसे कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से कंट्री टच कर रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में ट्रेड एक्ट एक साइन हुआ था। अब उस ट्रेड एक्ट में क्या क्या आगे ये अचीव कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे, ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं। ट्रेड पैक्ट की बात करें तो आपसे ये पूछ देगा हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। हमने कुछ दिन पहले ये भी बात करी थी कि इंडिया यूएसए की मिनी ट्रेड डील साइन होने वाली है। इंडिया यूके, इंडिया यूरोप के बीच भी ट्रेड डील को लेकर बातें चल रही है। तो इस तरीके से इंडिया की जो फाइनेंशियल फॉरेन पॉलिसी है उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडिया का किसके साथ हाल ही में एक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले ही, और अभी यूएसए के साथ हमारी एक मिनी ट्रेड डील को लेकर बात चल रही है। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन से अलग हुए कुछ टाइम पहले जो अलग हुआ था यूके, उन दोनों के साथ भी सेपरेटली अलग अलग लेवल पे उनके साथ भी कुछ ट्रेड डील साइन करने को लेकर, स्पेशली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस तरीके की बातें चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्रंट पेज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं। अगेन सिटी की स्पेसिफिक न्यूज़ है, इसके बाद स्टेट वाले पेज पे चलते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो तमिलनाडु से आई है। तमिलनाडु में को अपनी पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिली है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ऐसी ट्रेडिशनल साइट्स, ऐसी हेरिटेज साइट जिनकी अपनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, अपनी कुछ बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, उन्हें ही हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा देते हैं। और इसी में तमिलनाडु का मदुरई डिस्ट्रिक्ट, और मदुरई डिस्ट्रिक्ट में भी आपके मीनाक्षीपुरम विलेज और इसके अलावा अरिट्टापट्टी जो विलेज है, इन 2 विलेजेस को मिलाकर जहाँ जो कि अपनी कुछ हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल दोनों सिग्निफिकेंस रखते हैं, इनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो कि ये तमिलनाडु की पहली ही साइट है, बायोडाइवर्सिटिकल हेरिटेज साइट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट में है, इतना ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी पूछ देगा हाल ही में किस स्टेट को, यदि बहुत सिंपल पूछना चाहे तो ये भी पूछ देगा हाल ही में किस स्टेट में
को अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिला है। तमिलनाडु, केरला, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। जब तक पढ़ा नहीं होगा तब तक ये बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज को वहां पर रिकॉल कर पाना। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल्स में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आया है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल। लगातार 3 दिन से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो भी इसकी रिलेवेंट बातें थी एग्जाम के ओरिएंटेशन से वो हमने देख ली है। अगेन कोविड-19 में चाइना का क्या सीन रहा, हाँ कितने केसेस, क्या उसमें पेंडेमिक कैसे रहा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसमें आगे न्यूज़ देखें। अगेन मेघालय और असम के बॉर्डर इश्यूज को डिस्कस करा हुआ है। वर्चुअल रोजगार मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसी के बाद यहाँ पर आपको आगे चलकर मनरेगा की न्यूज़ भी डिस्कस करी है। यहाँ पर देखिए मनरेगा की न्यूज पर भी डिस्कस हुआ है। तो मनरेगा है क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की, यदि मेरे से कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से कोई एक स्कीम है तो वो आपकी मनरेगा स्कीम है, क्योंकि लगातार न्यूज में आती है। कभी फंड कम पड़ जाता है, कभी जितना इसमें लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो लगातार ये न्यूज में अपनी जगह बना के रखता है, इसलिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस हो जाती है। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो है कि मनरेगा स्कीम है क्या, तो ये रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की ही एक स्कीम है। अब ये चूंकि रूरल एरिया में है तो इसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसकी एक स्कीम है जिसके थ्रू जो विलेजेस एरिया हैं, उस विलेजेस एरिया में जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करी जाती है। 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड कराई जाती है। ये याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये केवल रूरल एरिया में है। दूसरी, इसमें 365 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, इसमें केवल 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट होता है। दूसरी बात, इसमें मैन और वोमेन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि एक परिवार के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने चले गए। इसमें एक परिवार से एक लोग का ही पार्टिसिपेट होता है एक बार में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो मनरेगा स्कीम अब इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कई बार इनको जो काम कराने की जगह कई बार इनके स्किल ट्रेनिंग की बात कर ली गई, कई बार इनमें फंड जो होता है वो कम पड़ जाता है, कई बार डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए वजह से लगातार न्यूज़ में रहता है। ये सब न्यूज़ हैं हमारे लिए। जो इसका जो कोर कंसेप्ट थी, कोर बातें थी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। इसके बाद आगे बढ़े तो ये पूरी इस पेज पे पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ है। चूंकि गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन चल रहे हैं, इसलिए वहाँ की जो भी न्यूज़ है वो विश्व को कवर करा गया है। आगे बढ़ते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर एक न्यूज आई है। राजनाथ प्रपोज रोल फॉर वुमेन इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में किस तरीके से वुमेन्स का रोल बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। 1948 में कई जगह ऐसी सिचुएशन बनी, स्पेशली 1948 की बात कर रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में ऐसी सिचुएशन बनी थी कि वहाँ की जो सिस्टम था वो पूरा कोलैप्स हो गया था और एक्सटर्नल लेवल पर जो पुलिस और मिलिट्री की मदद की जरूरत पड़ी गई थी। ऐसे में जो उस समय यूएन नया बना था, तो यूएन ने कुछ मेजरमेंट्स लिए और यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने कुछ एक्सटर्नल लेवल पर कुछ पुलिस और मिलिट्री सपोर्ट दिया। और इस तरीके से जो आर्म सपोर्ट मिला ताकि जो मिडिल ईस्ट का इलाका था वहाँ पर जो है वो पीस इंश्योर करी जा सके। 1948 के बाद से ही ये लगातार इसको इस तरीके के जो जहां पर जरूरत पड़ती थी वहां पर इस तरीके के पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना स्टार्ट करा गया। इस तरीके से जो कहानी 1948 से स्टार्ट हुई वो लगातार अभी भी कंटिन्यू है। इसमें यदि कोई कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है या किसी सिस्टम में है गवर्नमेंट को ओवरटेक कर ले वहां की मिलिट्री या कोई और एक्सटर्नल पावर, तो ऐसी कंडीशंस में पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाता है ताकि पीस इंश्योर किया जा सके, ह्यूमैनिटी के लेवल पर ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करा जा सके। 1948 से लगातार काम कर रहा है और इंडिया भी कई कंट्रीज में, स्पेशली जब अफ्रीका में जरूरत पड़ती है तो अफ्रीका के नियर बाय कंट्रीज इंडिया ही है, तो इस तरीके से इंडिया की मदद ली जाती है। या फिर और भी जो नियर बाय कंट्रीज हैं, जो भी नियर बाय कंट्री होती है
जिस भी कंट्री में अनसर्टेनिटी आती है, वहाँ की जो नियर बाय कंट्री होती है, वहाँ से सोल्जर्स को और पुलिस को की मदद लेकर वहाँ पर उस रीजन में पीस को इंश्योर करा जाता है। इस तरीके से 1948 से ही लगातार जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स अपना काम कर रही है। अब कहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स को भेजना है, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है यूनाइटेड नेशन, आपका सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, ये दोनों मिलके आप ये डिसाइड करते हैं कि XYZ जो भी कंट्री है वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। और जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी इसमें मदद ली जाती है। इंडिया का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस हर साल 29 मई को जो है वो यूएन पीस कीपिंग डे मनाया जाता है। यूएन पीस कीपिंग डे मनाया जाता है। और इस साल की बात करें तो इस साल की जो थीम वगैरह थी वो यही थी, पीपुल, पीस वगैरह इस तरीके से। तो आप ये याद रखेगा 29 मई को पीस कीपिंग डे मनाया जाता है। अब जब भी आप यदि 29 मई के आसपास आपका एग्जाम है तो ये इस तरीके के कंसेप्ट न्यूज में, चूंकि न्यूज में आया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में हमने डिस्कस करा। रोजगार मेला, और उस रोजगार मेला को हमने मनरेगा स्कीम से जोड़ के देखा। ये सारी बातें हमने करी। हमने कल ही बात करा था, इंडस्ट्रीज ने फाइनेंस मिनिस्टर से बजट में कुछ मेजरमेंट लेने की बात करी गई है। अब फार्म आउटपुट्स वाले मिल रहे हैं, मीट फाइनेंस मिनिस्टर फॉर प्री बजट टॉक्स एंड राइज इश्यूज ऑन जीएसटी। अब ये लगातार चलेगा क्योंकि बजट जो है वो ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए बनता है। तो जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कल इंडस्ट्रीज थे, आज फार्म आउटपुट्स हैं, आगे चलकर और भी इंडस्ट्रीज होगी, मिनिस्ट्रीज होगी, जो भी रिलेवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लगातार हर फाइनेंस मिनिस्ट्री पर दबाव बनाएंगे कि बजट में ऐसा करो, बजट में वैसा करो, इससे ऐसा होगा, उससे ऐसा होगा। हाँ, अब एक्चुअल में क्या होगा वो तो बजट में ही देखेंगे। और बजट अभी 2 से 2.5 महीने बाद बजट आएगा। तो लगातार ऐसी चीजें न्यूज में रहेगी, प्री बजट टॉक्स लगातार चलेगी। कई बार इंडस्ट्रीज और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेवल पर, कई बार फार्मर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेवल पर, कई बार इंटर मिनिस्ट्री लेवल पर ऐसी बातें चलेगी। तो फाइनली होगा क्या ये तो बजट में ही पता चलेगा। म्यांमार में एक केस आया है कि आप लोग जानते होंगे कि म्यांमार में अभी वहाँ की मिलिट्री ने ओवरटेक कर रखा है। तो ऐसी कंडीशंस में अभी हम पीस कीपिंग फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। यदि म्यांमार की मिलिट्री, वहाँ के जो लोग हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अत्याचार करते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस फैलाती है वहाँ की मिलिट्री, तो ऐसी कंडीशंस में पीस कीपिंग फोर्स भेज सकते हैं। इस तरीके से आप अब जब भी चीज़ों को रिलेट करके देख सकते हैं या किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं। XYZ किसी कंट्री में वहाँ की मिलिट्री या गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही है, तो आप किसी को सजेस्ट करना हो तो बोलिए कि यूएन इसमें पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है। इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने के यही फायदे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा की न्यूज जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर ली ही। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को वो जो भी PIL दाखिल करी गई है उसके बारे में ये सुनेंगे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है आपको पढ़ना है, आप कल का लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। वही SBI इशू करता है, हर क्वार्टर में इशू होता है, एक क्वार्टर में 10 डेज के लिए इशू होता है, 1000, 10,000 एंड 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। इस 5 स्लैब में ये इसको इशू करा जाता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया था, मैंने कल कहा था, उसमें अराउंड 150 पर्सन्स की डेथ हुई है, जो कि अब बढ़ के 268 हो गई है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने लोगों की डेथ हुई, लेकिन इंडोनेशिया का जावा आइसलैंड, और जावा आइसलैंड में भी क्योंजर सिटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडोनेशिया में जावा आइसलैंड, और जावा आइसलैंड में भी जिस सिटी में ये भूकंप आया है वो है आपकी क्योंजर सिटी। अब अर्थक्वेक क्या है ये भी हमने डिस्कस करा था। इनसाइड अर्थ के जो इनसाइड है, अर्थ के जो अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है वहाँ, क्योंकि अर्थ में जब आप कि जितना जैसे जैसे अंदर जाओगे, डेप्थ में जाओगे, तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। और वो एनर्जी जब सडनली रिलीज होती है सेस्मिक वेव के टर्म्स में, तो वही सेस्मिक वेव जब सरफेस पे आती है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसे ही अर्थक्वेक बोला जाता है। तो अर्थक्वेक कुछ नहीं है, अर्थक्वेक एक तरीके की सेस्मिक वेव सी है। अभी आपके इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है, स्पेशली क्योंजर सिटी में 300 लोग मारे गए, जबकि इनकी पॉपुलेशन देखें तो 2 लाख से भी कम की इस टाउन की पॉपुलेशन है क्योंजर की। और ऐसी कंडीशंस में लगभग 300 लोगों का मरना एक बहुत बड़ा डाटा है। आगे बढ़ते हैं। अगेन क्रीमिया, मॉस्को, ये सारी बातें जो कि कहीं भी इंडिया से जुड़ती नहीं है, इसलिए जो बातें इंडिया से जुड़ती है या जिस बात में
है जनरल बात करें जैसे अर्थक्वेक इन सब से, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बायलैटरल लेवल पर किन्हीं दो कंट्रीज की डील हो रही है जिसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। OECD ये बोल रहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन का सबसे ज्यादा हाँ जो असर पड़ेगा वो यूरोप पर पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पता, लेकिन क्या OECD को ये बात कौन कह रहा है? OECD। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है OECD इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। OECD की बात करें तो OECD जो है वो उसका नाम है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 का ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कई सारे कंट्रीज अपने अपने लेवल पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक साथ आए थे। और स्पेशली इसमें जो है आपके यूरोपियन कंट्रीज आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है स्पेशली वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इसमें कंट्रीज देखने को मिलेंगे। 1961 की इस बॉडी में जिसका हेड क्वार्टर जो है वो आपके पेरिस में है। इसमें टोटल 38 मेंबर कंट्रीज है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है क्या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है? तो इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका एक की इकोनॉमिक पार्टनर जरूर है। कई बार OECD की मीटिंग्स में हमको बुलाया जाता है, लेकिन हम इसके मेंबर्स नहीं है। एक बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर्स है क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं OECD के, उसके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हों या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के। तो इस तरीके से OECD को हमने पूरा डिस्कस करा। अब इस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें यही पूछता है कि ये कब बना था, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसके मेंबर्स कितने हैं और इस मेंबर्स में इंडिया मेंबर है या नहीं है। इस तरीके से OECD इंपॉर्टेंट हो जाता है। और OECD की जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमने देख ली। यहाँ पर एक वर्ड यूज करा है, इंडियाज फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल डेफिसिट तो आपने सुना होगा, लेकिन फिजिकल कंसोलिडेशन होता क्या है? मैं 4 ऑप्शन आपसे पूछ दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजिकल कंसोलिडेशन? फिजिकल कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या है? नो डाउट इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें फिजिकल डेफिसिट बहुत ईजी वे में, मतलब बहुत नॉर्मल बात है। कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली कोरोना के बाद से। और कोरोना के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने एक साइड से पैसा खर्च करा था और गवर्नमेंट की टैक्स इनकम जो थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी, स्पेशली अप्रैल और मई 2020 के टाइम पर। तो गवर्नमेंट की एक तरफ तो इनकम कम हो गई, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए। ऐसे में गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट को भी अपने लेवल पर डेट का, लोन का इंतजाम करना पड़ेगा। और उसी वजह से गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसी कंडीशंस में अब एक टाइम के बाद अब डिमांड उठने लगी है कि अब फिजिकल डेफिसिट से आगे बढ़कर अब गवर्नमेंट को फिजिकल कंसोलिडेशन की ओर बढ़ना चाहिए। अब फिजिकल कंसोलिडेशन आपसे पूछे तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को अपना एक हेल्दी फिजिकल पॉलिसी बनाए जिसमें फिजिकल जो डेथ है वो किस तरीके से कम करी जा सके। यानी फिजिकल जो डेथ है उसको कम करने का तरीका ही आपका फिजिकल कंसोलिडेशन होता है। इस तरीके से ये क्या था, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या था वो हमने देखना है। एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आप इकोनॉमी में समझते हैं। फिजिकल पॉलिसी जो होती है उसको रेगुलेट करती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी उसको रेगुलेट करती है आपकी सेंट्रल बैंक यानी RBI। इस तरीके से टर्म्स का खेल है। फिजिकल डेप्थ अलग है, फिजिकल कंसोलिडेशन अलग है। इस तरीके से बिजनेस वेट की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, वो हमने देख ली। अब S&P मूडीज, S&P की ने रेटिंग दी है एक्सिस बैंक को, नॉट इम्पोर्टेंट। एयर इंडिया को कुछ ऐसा कुछ बताया है हमारे जो DGCA है उन्होंने। टाटा मोटर्स की न्यूज़ है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है। यदि आपको इनके शेयर में खरीदने में या बेचने में इंटरेस्ट है तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इकोनॉमिक पेज की हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख ली। इसी तरीके से इंटरनेशनल पेज में भी जो इंडोनेशिया का भूकंप था उसको कवर कर लिया। हाँ, इसके अलावा जो इस पेज की जो मनरेगा वाली न्यूज़ थी वो हमने देखी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी ये इंडिया UAE हमने कल ही डिस्कस करा था कि इंडिया में UAE के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं और उनकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग होगी। ये बात हम कल डिस्कस कर रहे थे। अब उस मीटिंग में क्या हुआ,
क्या कैसे क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया और यूएई के बीच में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में मीटिंग होगी, लेकिन इस पूरी आर्टिकल को देखने पर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट दिखेगा नहीं आपको डायरेक्टली इंडिया यूएई रिलेशन में, लेकिन इसमें बहुत शॉर्ट में एक चीज लगातार एक वर्ड का यूज करा गया है, वो है आपके I2U2। I2U2 लगातार इस वर्ड का यूज करा गया है इस पूरे है न्यूज में। अब I2U2 है क्या? I2 का मतलब होता है इंडिया इजराइल, और U2 का मतलब होता है यूएई और यूएसए। ये 4 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है और उसी को बोला गया I2U2। इसका लगातार इसमें जिक्र है इस न्यूज में, भले ही आर्टिकल की जो हेडिंग है, न्यूज की हेडिंग वो इंडिया यूएई है, लेकिन इसमें जो डिस्कस करा गया है वो करा गया है I2U2। जिस तरीके से एक क्वाड ग्रुप है इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का, उसी तरीके से 4 मेंबर्स का एक ग्रुप है, और इसको ऐसा बोला जाता है, इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है। उस क्वाड से अलग ऐसा बोला जाता है कि वेस्ट एशिया का ये क्वाड है। ये चारों कंट्रीज एक साथ आए हैं ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करा जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोऑपरेशन करा जा सके, और इसी तरीके से चूंकि यूएई और इजराइल ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो फूड कोऑपरेशन को भी इंश्योर करा जा सके है, ये बात करी गई है। फूड सिक्योरिटी सेक्टर में भी कोऑपरेशन को इंश्योर करा जा सके, क्योंकि इस 4 में से 2 कंट्रीज जैसे हैं, स्पेशली यूएई जहां पर एग्रीकल्चर कंडीशंस है नहीं, सैंडी एरिया है, वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं की पॉसिबिलिटी कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। ऐसी कंडीशंस में ये कंट्रीज जो हैं वो फूड आइटम्स का इंपोर्ट करते हैं। ऐसी कंडीशंस में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करा जा सके, और ये सारी बातें मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में कोऑपरेशन, फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये सारी बातें कहां पर डिस्कस करने की बातें करी गई है? वो करी गई है I2U2 प्लेटफॉर्म, यानी जब ये 4 मेंबर कंट्रीज का कोई समिट होगा। हाल ही में जुलाई में 2022 में ही इसका वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। जुलाई 2022 में ही इसका पहला वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा। अब आगे भी इसका समिट होगा, तो उसका एजेंडा क्या होगा, ये बात डिस्कस करी गई है इंडिया और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स ने। तो I2U2 क्या है? ये वेस्ट एशिया का एक क्वाड ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। हाल ही में इसका एक वर्चुअल समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ था। इस तरीके से I2U2 ग्रुप, जो कि लगा, इसमें बिल्कुल शॉर्ट में आप पूरा आर्टिकल देखोगे तो आप कहीं पर भी हेडिंग वगैरह में I2U2 का जिक्र नहीं है, तो केवल छिपा हुआ है फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अंडर I2U2, a new West Asian quadrilateral that includes Israel and USA। इस तरीके से चीजें छिपी हुई होती है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है आपकी माइनॉरिटीज को लेकर। माइनॉरिटीज को स्टेट लेवल पर क्यों नहीं डिटरमाइन करा जा सकता, जबकि और एक PIL आई थी कि माइनॉरिटीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है क्यों नहीं उनको आइडेंटिफाई करा जा सकता। हाँ, इस तरीके से बात चली गई है। अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशंस है, तो अभी की बात करें तो अभी जो है माइनॉरिटीज को नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई करा गया है, और अभी इंडिया में टोटल 6 माइनॉरिटीज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि टोटल 6 माइनॉरिटीज है, ये बात करी गई है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में। 1992 के इस एक्ट के है, ये बोलता है कि इंडिया में अभी टोटल 6 माइनॉरिटीज है, और इन 6 माइनॉरिटीज में आप भी जानते हैं, एक है आपका मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ये 6 कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। चूंकि ये माइनॉरिटी में है और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इन सारे जो 6 कम्युनिटीज की जो पॉपुलेशन है वो होती है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 19.3%। में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, मोर देन 14%। इस तरीके से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के थ्रू 6 माइनॉरिटीज और 6 माइनॉरिटीज की टोटल पॉपुलेशन आपकी 19.3%, 2011 जो लेटेस्ट सेंसस है वो यही है। तो इस तरीके से माइनॉरिटीज की बात करें तो माइनॉरिटीज को हमने नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई करा हुआ है। अब एक PIL ये बोलता है कि इसलिए लगाई गई थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई करा जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अभी तक
जो हैं वो स्टेट वाइज माइनॉरिटीज को डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते। अभी की सिचुएशन आपको पता लगना जरूरी है कि अभी केवल नेशनल लेवल पर ही माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई करा गया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस की न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि अगेन एडिटोरियल्स की बात हो या आपके ये स्टेट पेज की बात हो, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें रिपीट हुई और कुछ चीज़ें नहीं थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात हो या आपकी I2U2 प्लेटफॉर्म की बात हो, फिजिकल कंसोलिडेशन हो या OECD की बात हो, मनरेगा जैसी स्कीम थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ये पूरा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। थैंक यू।